हेलो सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वास्तविक संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का आप देख रहे होंगे, ये है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं इसमें वो आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप हमारे पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लें, और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है 1.1 उस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बता दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, उसको अभी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको जो है थोड़ा इसमें भी बता दूंगा बेसिक चीज़ जो है क्या होती है परिमेय अपरिमेय। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए, जैसा कि इसमें लिखा है सिद्ध करो √5 मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे इसी तरीके से आप √2 जो है √2 आ सकता है, √3 आपका 7 √5, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको सिद्ध करना है। सिर्फ इसी तरीके से, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो सेम तरीका है उनका। और ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, कन्फर्म है ये आपका आएगा 2022 में, और 2021 का अगर बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी बिल्कुल कन्फर्म ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या √5 √7 √2 √3 कुछ भी आ सकता है। तो एक ही तरीका है इनका करने का, ठीक है। तो हम √5 को करेंगे, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे हम देख लीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, जैसे कि हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये हमें करना है सिद्ध। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना √5 मतलब √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये आप जानते हैं कि किस रूप की होती है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ कि परिमेय संख्या किस रूप की होती है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो वो संख्या होती है परिमेय, ठीक है। और जहाँ पर जो P और Q हैं आपके, P तथा Q आपके जो हैं क्या है, पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं, और जो SCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है SCF P तथा Q का, वो आपका हो जाएगा बराबर 1। मतलब कि ये जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या की, ये कंडीशन होती है कि ये दोनों पूर्णांक होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो ये दोनों होती हैं सहअभाज्य संख्याएं, मतलब कि इन दोनों का जो SCF आएगा वो आएगा 1। और एक और है इसमें कि Q ≠ 0, मतलब कि जो Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। तो ये इसकी जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आप ये कंडीशन समझ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए दो तरफ हमें संख्याएं दिख रही हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो देखिए मैं आपको ईजी वे बताता हूँ कि जो काम हम आगे चल कर करेंगे वो काम हम पहले ही कर लेते हैं। क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप कि आपको इसका उल्टा मान लेना है, फिर उसके बाद ये किस रूप की होती है वो आपको लिख लेना है P/Q के रूप की। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा लिख देंगे हम, वर्ग करने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5 और P/Q, ठीक है। अब इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, इनका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वर्ग हो गया दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे कि √5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वर्ग से, ये वर्गमूल जो अंडर रूट है वो आपका कट जाएगा, बराबर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग चढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर ही लेते होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस Q को जो है हम यहाँ पर लाएंगे और 5 को इसके बटे में हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा Q² बराबर P²/5, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है 5 P² को विभाजित करता है, आपको दिख रहा है कि जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, मतलब कि इसलिए अगर ये जो है P² को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी कि इसलिए जो 5 है
5 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ऐसा क्यों वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको साइड में। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम मान लेते हैं, हम जैसे 5 की बात कर रहे हैं अभी, तो हम कर लेते हैं क्या, जैसे हम कर लेते हैं, देखिए 1 मिनट, जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मैंने सोच लिया ये 5 का स्क्वायर बटे 5, मतलब कि हम जो 5 का स्क्वायर है उसको हम 5 से काटेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और बटे 5 कर देंगे तो ये 5, इसको 5 ने 25 को काट दिया, मतलब कि 5 ने 5 के स्क्वायर को काट दिया कितने बार, 5 बार। तो अगर ये 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को काट रहा है तो ये 5 सिर्फ, अगर हम खाली 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे 5 तो ये इसको भी काट देगा पूरी तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सादा संख्या किसी संख्या के वर्ग को काटती है तो वो उस जो है सिंगल नंबर को भी या सिंगल संख्या को भी काट देती है। तो भाई ये है जो मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर को काट रही है तो पी को भी ये काटेगी। तो ये जो है आपको सभी में प्रोसेस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें आगे हम यहाँ पर दोबारा करेंगे कि हम मानेंगे पी बराबर, क्या मानेंगे हम यहाँ पर, पी बराबर मान लेते हैं हम 5R, पी बराबर 5R हमने मान लिया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप आ जाता है, पी बराबर हमें मानना है, माना लिख देते हैं यहाँ पर, माना पी बराबर 5R, ठीक है। तो अब इसी प्रोसेस को जो हमने ऊपर किया था वह हम दोबारा से दोहरा देंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 को जो है उसकी जगह पर रख देंगे, किसकी, पी की जगह पर। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पर 5R को लिख देते हैं, ठीक है, 5R। अब जो स्क्वायर चढ़ा है पी के ऊपर तो हम उसी प्रकार से पूरे के ऊपर स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो बटे में अपना कितना था, 5 था, तो 5 ऐसा ही कर देंगे। अब उसको हम करेंगे और आगे सॉल्व, क्यू स्क्वायर इस प्रकार से, देखिए मैं इसको ऊपर कर लूँ कॉपी को, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो ये 5 जो है 25 को काट देता है 5 बार, ठीक है, काट दिया। अब ये क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो अभी ये 5 को हम इसके बटे में ले आएंगे, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब यहाँ पर जो है अब हमारा लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर क्या, कि देखिए जो कंडीशन जो हमने हिंदी ऊपर पहले लिखी थी वही अब हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 5 है, 5 अभी वहाँ पर पी स्क्वायर को काट रहा था, अब ये जो है क्यू स्क्वायर को काट रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने लिख लिया, विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि हमने कैसे लिखा है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम इसकी जो है अब सिर्फ हमें रह गई है इसकी लैंग्वेज लिखना, भाषा इसकी लिखेंगे हम हिंदी में। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। चलिए देखिए इस पेज पर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे करेंगे, ये बात लिखने के बाद अब हम यहाँ पर सीधा सीधा इसकी लैंग्वेज लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे तो यहाँ जो है हमने कौन कौन सी मानी थी संख्याएं, पी और क्यू। तो पी तथा क्यू में अभीष्ट या फिर उभयनिष्ठ, अभीष्ट या फिर उभयनिष्ठ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अभीष्ट संख्या 5 है यहाँ पर, तो 5 है, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर जो है हमने ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि हमने लिखा था क्या लिखा था हमने ऊपर यहाँ पर कि ये जो पी और क्यू है उनका जो एचसीएफ है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह क्या होगा यहाँ पर 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू 1।
क्योंकि SCF अगर हम इसका 1 आता है, कब आता है, जब दोनों में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती। तो इसमें उभयनिष्ठ हो रही है 2, तो इसका SCF जो है 1 आ रहा है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है जी, हाँ ये सिद्ध हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं लिखना था आपको, बस सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करनी थी। देखिए मैं यहाँ से बता दूँ आपको, सबसे पहले आपको इसका उल्टा मान लिया, फिर उसके बाद हमने दोनों का वर्ग कर दिया, उसके बाद वर्ग करने के बाद इसको सॉल्व करते चले आए और हमने लिख दिया फिर ऐसा कि ये जो है 5 p² को विभाजित करता है तो p को भी करेगा। उसके बाद हमने फिर से दोबारा वही प्रोसेस मानने के बाद फिर हमने कर दिया और सीधा सीधा हमने लैंग्वेज लिखकर सिद्ध कर दिया। ठीक है,